नेम कॉइन आउट किसने किया था? ये नाम नोट कर लें, ये जॉर्ज सेंट बरी ने इसका नाम जो है वो कॉइन आउट किया था। उनको तो पता ही नहीं था कि हम यूनिवर्सिटी विट हैं। यूनिवर्सिटी विट कौन थे? ऐसे लोग जो कहाँ से पढ़ कर आए थे, जो कैम्ब्रिज और आशा कैम्ब्रिज और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, यानी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पढ़ कर आए थे, इंटेलिजेंट थे। वो ये नहीं कि वो सारे इंग्लैंड के ही थे, उसमें कुछ मतलब स्पेन से, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अमेरिका से हैं। तो ये ओवरऑल एक ग्रुप था, और ये ग्रुप क्या है, ये बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे। और इसमें जो सबसे इनसे इंटेलिजेंट बंदा था वो था क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव यूनिवर्सिटी विट में सबसे इंटेलेक्चुअल बंदा था। इसने क्या वर्क लिखा है? इसने लिखा डॉक्टर फास्टस, वो हमने पढ़ा। हाँ, ज्यू ऑफ माल्टा, ज्यू ऑफ माल्टा इसने लिखा। ठीक है, ज्यू ऑफ माल्टा का जो प्रोटैगोनिस्ट है वो कौन है? यानी जो इंटैगोनिस्ट, और देखिए मैंने एक दिन शायद आपको बताया था, प्रोटैगोनिस्ट ये नहीं होता, कि प्रोटैगोनिस्ट जो है वो ऑल द टाइम उसका कैरेक्टर गुड ही हो। ठीक है, हीरो जो है वो ऑलवेज गुड होता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक्शन जो हैं वो ऑल द प्ले में एक्टिव होता है। प्रोटैगनिस्ट और हीरो में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट और होता है और हीरो जो होता है वो और होता है। हीरो जो है वो थॉरोली गुड होता है। प्रोटैगनिस्ट सम टाइम उसकी एक्टिविटी जो है वो कुछ करैक्टर जो हैं उसको लाइक नहीं करते। मतलब ये जो है इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? बैराबस। अब बैराबस जो है पूरे, अब देखें उसमें पूरे प्ले में एक्टिव है, और किस तरह वो बदले लेता है अपने, और किस तरह वो लड़ता है। इवन अपनी बेटी का यूज़ करता है, उसके ज़रिए वो जो दो प्रीस्ट होते हैं उनके, एक का प्रीस्ट का जो बेटा होता है उसे मरवाता है, और फिर किंग के बेटे को आपस में लड़वा के उन प्रीस्ट को किस तरह आपस में वो लड़वाता है, फिर टर्क्स के से कैसे बदला लेता है, और फिर जो उस वक़्त का मतलब जो किंग होता है जो उसको बेचना चाहता था, उनकी लैंड को, उस पर सौदा करना चाहता था, उसको भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है और अल्टीमेटली उसी के प्लान में उसको फंसवा देता है। तो ये मेन है, इनके नाम नोट कर लें। एक तो है इसमें जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लोव, थॉमस नेश, और उसके बाद थॉमस लॉज। ये नाम हैं, और ये क्या किससे पढ़ के आए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये इनसे क्वालिफाइड थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। कहते हैं कि अगर क्रिस्टोफर मार्लोव ना होता तो शेक्सपियर इतना बड़ा ड्रामेटिस्ट नहीं होता। अगर हम क्रिस्टोफर मार्लोव के प्लेस को देखते हैं तो उससे काफ़ी हद तक कौन मुतासर है? शेक्सपियर इनसे बहुत इन्फ्लुएंस था। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी हैं? 154 सोनेट लिखी हैं, और कितने प्ले हैं? 39। कहीं लिखा होगा 37। ठीक है, बहरहाल ये सर पढ़ा है। आपने कितना पढ़ा है? 37। हाँ, 37 भी लिखा होता है, 39 भी लिखा होता है। तो जो ज़्यादा आपको ठीक है, हमारे पास जो फिगर आ रहे हैं वो 37 और 39 दोनों गूगल से आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा ऑथेंटिकेट है आप ये कर लें। जॉन लिली, ये जॉन लिली है। जॉन लिली वॉज अ इंग्लिश राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, प्ले राइट एंड द पॉलिटिशियंस, बेस्ट नोन फॉर द बुक्स यूफीज, द एनाटमी ऑफ द विट एंड यूफीज। ये यूफिज्म का मतलब समझ आपको पता है? यूफिज्म का मतलब होता है यूफिज्म का मतलब होता है राउंड अबाउट लैंग्वेज। मतलब आपने किसी को कहना है उसकी डेथ होगी, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं ही पास्ड अवे। ठीक है, बहुत सारे रोमांस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड राउंड अबाउट लैंग्वेज में। ये फ्रेंच जो थे उस तरह की लैंग्वेज, सोफिस्टिकेट लैंग्वेज, बड़ी रिफाइंड, बड़ी लाइट और बड़ी टू द पॉइंट, और अच्छी लैंग्वेज को रिफाइन करना, इस पर ज़्यादा वर्क करते थे फ्रेंच। और उसी से इन्फ्लुएंस होके, आपको पता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारी लैंग्वेज से। एक तो उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज मिक्सड हैं, लाइक फ्रेंच, क्योंकि उनके ऊपर फ्रेंच भी हुकूमत करते रहे। सबसे पहला जो हमला इंग्लैंड के ऊपर किसने किया था? रोमन्स ने। ठीक है, रोमन उसको क्या दे गए? लैटिन ग्रीक। वो उसको लैटिन ग्रीक दे गए, यानी लैटिन ग्रीक जो है वो उनके पास आ गई, उसकी लैंग्वेज जो भी थी वो आ गई। लैटिन ग्रीक उनको मिल गई। लैटिन ग्रीक के बाद यहाँ पे आ गए, आपको पता है कि वो
एंग्लो सैक्सन जूट्स और इस तरह के वो बहुत सारे जो हैं वो सारे मिलके हमले करते रहे इन रोमन पे। रोमन की अपनी सल्तनत के ऊपर पिक्ट्स और इस तरह के कुछ कबाइल हमले कर रहे थे, वो बड़े खूनख्वार थे। तो ये अपनी सल्तनत को बचाने के लिए रोमन पीछे चले गए और इनसे कहने लगे, ये जो कैल्टिक और गैलिक और इस तरह के जो लोग थे, इनसे कहते भैया आप संभालो, हमसे तो हमारी सल्तनत नहीं संभल रही, हम वापस जाते हैं। ये वापस गए तो इनको रिप्लेस आगे किसने किया? एंग्लो सैक्सन। ये असल में जो कैल्टिक थे ना, इन्होंने बुलाया था इनको एंग्लो सैक्सन जूट और इन सब कबीलों को। ये कबीले बड़े जंगजू थे, इनके जो इलाके थे वहाँ पे फसलें नहीं होती थी, क्रॉप्स नहीं थी, मतलब फर्टिलाइज्ड कोई लैंड नहीं थी, तो इन्हें लैंड की ज़रूरत थी। ये साहलों पे बैठे हुए थे, तो ये उठकर आए थे उनकी हेल्प करने के लिए। इन्होंने मार मार के एक तो रोमन को भगा दिया, उसके साथ साथ इन्होंने जो वहाँ पे कैल्टिक और गैलिक में बैठे थे उनको भी, वो लड़ने वाले नहीं थे, वो भी दौड़ गए वहाँ से। उसके बाद जब वो इनको रिप्लेस करते हैं तो इनको मज़ीद जब ये अपनी ये सल्तनत को डिफरेंट इंग्लैंड को बांट लेते हैं, उसकी स्टेट्स बनाते हैं डिफरेंट, उसमें कुछ वेल्स बनाते हैं, कुछ मतलब आयरलैंड और उसके वेसेक्स और इस तरह की काफ़ी स्टेट इंग्लैंड को बांट लेते हैं और फिर हुकूमत शुरू कर देते हैं। और उसके बाद एक 1066 आई थिंक 1066 में नॉर्मन आते हैं। नॉर्मन में उनका जो विलियम द कनकरर होता है, वो उसकी लड़ाई होती है किंग हैरल्ड से। किंग हैरल्ड इनका लास्ट होता है एंग्लो सैक्सन का। तो ये काफ़ी लड़ता है, मतलब उसके साथ आमने सामने ये लड़े थे। और उसके बाद ये बैठे हुए थे नॉर्मन्स, वो कहते हैं ना नॉर्मैंडी एक इलाका था। नॉर्मैंडी इलाका किसका था? नॉर्मैंडी इलाका था फ्रांस का। जब ये फ्रांस में आए, ये ना नॉर्दर्न साइड ये आए थे स्कैंडिनेवियन साइड से, जिस नॉर्वे मतलब फिनलैंड और इस तरह के इलाकों से आए थे। ये बड़े जंगजू लोग थे ये नॉर्मन्स। जब नॉर्मन उधर से आए तो ये लड़ते लड़ते बहुत सारे कंट्रीज़ को, बड़े जालिम थे और बड़े जंगजू किस्म थे, स्लेव कीपर थे, फाइटर थे, किल करते थे, जो मिलता उसे मारते जाते और साथ कब्जे करते जाते। उनकी फ़ीमेल को मतलब अपनी वाइफ बना लेते और ये उनके कल्चर के अंदर भी मिक्स हो जाते थे। तो जब ये फ्रांस में आए तो फ्रांस के ऊपर इन्होंने कंटिन्यूसली हमले शुरू कर दिए। फ्रांस का जो किंग था और उस वक्त की जो किंग थे और जो गवर्निंग प्लेस पर थे लोग, उन्होंने कहा यार हमारे साथ लड़ो नहीं, हम ऐसा करो कि एक तो हम आपको मतलब आपको फ़ीमेल चाहिए तो हम आपकी शादियाँ कर देते हैं। तो इन्होंने उस वक्त की जो उनकी क्वीन जो था, जो किंग था, उसने अपनी बेटी की शादी इस वक्त के जो इनका किंग था, मेन था इनका नॉर्मन्स का, उसके साथ शादी भी कर दी कि यार लड़ो नहीं, ठीक है। उनके साथ सुलह कर ली, फ्रांस वालों ने तो सुलह कर लिया। अब फ्रांस का रास्ता जो है ना वो किधर जाता था? वो जाता था इंग्लैंड की तरफ। अब इनको इंग्लैंड दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि ये तो थे फाइटर, तो ये फिर इंग्लैंड में बैठ के मतलब उधर फ्रांस में बैठ के हमला करते हैं किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। ये इंग्लैंड ये बैठे थे फ्रांस में, तो फ्रेंच लिटरेचर तो इनके पास पहले ही था, उनके अंदर मिक्स हो गए थे, उन्होंने शादियाँ कर ली थी औरतों से और फ्रांस से ये बड़ा मुतासर भी थे क्योंकि उनके साथ तो ये नहीं लड़ रहे थे। अब ये फिर इसके ऊपर हमला करते हैं और ये लेकर आते हैं फिर फ्रेंच यहाँ पर, और यहाँ से फिर स्टार्ट होती है नॉर्मन एज, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश जो है, जब ये नॉर्मन वीक हो गए तो फिर उसके बाद इंग्लिश जो है वो आस्ता आस्ता रिप्लेस करती गई दीगर लैंग्वेज को। पहले वो मिडल इंग्लिश बनी, अल्टीमेटली मॉडर्न इंग्लिश बनी, और चौसर की एज आई, बिफोर चौसर, आफ्टर चौसर, और इस तरह फिर हम मिडीवल एज से किसकी तरफ आए? हम एलिजाबेथन एज यानी रेनेसेंस एज में आए। रेनेसेंस एज के बाद हम एलिजाबेथन एज में आए। फिर उसके बाद हम इसी तरह क्लासिकल एज, रेस्टोरेशन और दीगर पीरियड जो हैं वो इसके बाद क्लासिकल एज के अंदर ही आते हैं। फिर क्लासिकल एज में हम आते हैं। क्लासिकल एज में अगर देखा जाए तो उसको भी न्यू क्लासिक, वो क्लासिकल एज नहीं थी, उसे कहा जाता है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज उसे क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ये अगस्टन पीरियड था, एक अगस्टन एक एम्परर था ये रोमन, ठीक है। तो अगस्टन जो एम्परर था उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने वक्त में लिटरेचर की, उस दौर के ओविड और